वह पद्धति यहाँ उसके लिए समस्या बन गई थी, क्योंकि न कुछ के बावजूद ही कामरान एक अंश लेकर बैठ गया। पहले तो काबुल कांधार का गवर्नर बनाया हुआ था और वो बन गया, लाहौर मुल्तान हिसार फिरोजा पर भी जबरन कब्जा कर लिया। तो 6:5 का हुमायूं उसका क्षेत्र हो गया। लेकिन हुमायूं ने सोचा कि चलो उत्तर पश्चिम की सुरक्षा से तत्काल हम मुक्त हो गए, अभी हम कामरान को ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो फिर कामरान हमें एक गृह में फंसा सकता है। फिर उसने अस्करी को भी थोड़ा सा खुश करने के लिए उसने संबल का क्षेत्र दे दिया और हिंदाल को अलवर का क्षेत्र दे दिया। खैर समस्या, दूसरी समस्या उसके सामने थी, उसके कुछ निकटस्थ संबंधी थे, वह भी उसके आगे षड्यंत्र करने लगे थे और प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हो गए थे। उनको मिर्जा कहा जाता था, जो बाद में अकबर ने उनको सीधा किया। तीसरा सबसे बड़ी चुनौती थी अफगानों की चुनौती। बाबर ने किसी तरह भारत में अपनी सत्ता तो स्थापित कर ली थी, परंतु अफगानों की चुनौती का हल नहीं किया जा चुका था। और अफगानों में भी दो तरह के अफगान थे। पश्चिम में भी अफगानों का जमावड़ा था। आपको याद होगा कि बहलोल लोदी ने रोह के अफगानों को जो इन्वाइट किया था इंडिया में कि आ जाओ, गरीबी से छुटकारा पा जाओगे, तो अफगानों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा हिंदुस्तान में आ गया था। तो उधर वो पश्चिम में भी उनका प्रभाव था और पूर्व में भी प्रभाव था। तो पश्चिमी अफगान का प्रतिनिधित्व कर रहा था बहादुर शाह। बहादुर शाह गुजरात का शासक था और बड़ा ही शक्तिशाली शासक के रूप में उभरा। और 1531 में 26 में वो बना था गुजरात का शासक, जब बाबर ने जिस साल विजय की थी हिंदुस्तान की। और 1531 में उसने मालवा पर भी कब्जा कर दिया था। तो गुजरात और मालवा दोनों का संयुक्त शासक था और काफी पावरफुल था वो। और पूरब में आपको मैंने नुसरत शाह वाली बात बताई थी कि बंगाल में अफगानों का जमावड़ा था, महमूद लोदी वगैरह भी वहां जुड़ गए। तो वहां पर तो बाबर ने अंत में घर की लड़ाई लड़ी, लेकिन बाबर के पास उतना समय नहीं था। वो अपना एक युद्ध में पराजित करने के बाद वो वापस आ गया, उसका तो उसका डेथ ही हो गया। तो पहला खतरा हुमायूं ने पूर्वी अफगानों को समझा। तो हुमायूं ने पहला अभियान किया पूरब में। जैसे आपको थोड़ा सा मैप पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको गंगा यमुना द्वाब में ये क्षेत्र दिखेगा। यहां से आप इलाहाबाद से यहां जाते हो तो बनारस है, और ये जो आप देख रहे हो नीचे यहीं पर चुनार है, बनारस के पास चुनार है। और यहां से अगर जैसे आप यही चला जाएगा पूरब की तरफ, तो पूर्वी अफगान जो इलाहाबाद से पूरब, मतलब सीधे वो समझिए कि बनारस से पूरब, वो पूरा बंगाल तक छाए हुए हैं। तो पहला हुमायूं ने पहली चुनौती इसी को बनाई, पूर्वी अफगानों को, और इसी को सबसे बड़ा खतरा माना। तो उसने पूर्वी अफगानों पर अभियान करके और 1534 में दौराह की लड़ाई, 1532 में 1532 में दौराह की लड़ाई में पूर्वी अफगानों को पराजित कर दिया। अब वही समय तो कोई बनारस का यहाँ आगे बढ़ता है तो चुनार के किले पर, वहां पर चुनार का किलेदार के रूप में शेर खान स्थापित है। अब शेर खान चुनार के किलेदार के रूप में स्थापित है। और शेर खान इतना तेज तर्रार अफगान सरदार था कि जब पूर्वी अफगानों ने आपस में एक गठबंधन बनाया था मुगलों के विरुद्ध, तो शेर खान उस गठबंधन में शामिल नहीं हुआ था। शेर खान जानता था कि पूर्वी अफगान हारेंगे और फिर मेरा भी कैरियर फंस जाएगा। तो उसने क्या किया था कि वैसे पहले उसने, शेर खान के बारे में कहा जाता है कि उसमें एक अफगान अमीर हुआ करता था, मैंने अफगान सरदार, जिसका नाम था ताज खान। तो शेर खान ने ताज खान की हत्या करके चुनार के किले पर कब्जा कर लिया था। और ताज खान की बेगम थी जिसका नाम था लाद मलिका, उसके साथ उसने निकाह कर लिया था। तो लाद मलिका का बहुत सारा धन उसे प्राप्त हो गया था। तो अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था। जिस समय हुमायूं जब चुनार के किले पर की तरफ बढ़ा तो तुरंत शेर खान ने हुमायूं के सामने समर्पण करके उसकी संप्रभुता स्वीकार कर ली। वहीं हुमायूं मात खा गया। हुमायूं शेर खान के कैरेक्टर को उस समय समझ नहीं पाया और उसने शेर खान पर भरोसा कर लिया और चुनार शेर खान के अधीन छोड़कर वापस लौट गया। 1533 में वापस आता है तो 1.5 वर्ष की उम्र हुआ। 1.5 वर्ष का समय वो बिता देता है दिल्ली में एक नई राजधानी बनाने में, जिसका नाम है दीन पनाह। वैसे दिल्ली में 7 मीडिएवल सिटीज हैं, जिसको मैंने काउंट करके आपको बताया है। पहला मैंने बताया था कि वही मेहरौली में जो इल्तुतमिश का पैलेसियल बिल्डिंग और इल्तुतमिश का जिसे कहते हो फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, इल्तुतमिश की राजधानी रही थी, जिसमें कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दूसरा सीरी फोर्ट मैंने बताया था अलाउद्दीन खिलजी का। और तीसरा मैंने बताया था तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक का। चौथा बताया था जहांपना मोहम्मद बिन तुगलक का। और पांचवा बताया था मैंने फिरोज शाह तुगलक का फिरोज शाह कोटला। और छठा बताया था शेरगढ़, जो पुराना किला है अभी, ठीक आपने देखा होगा तो प्रगति मैदान के सामने में पुराना किला दिखता है। और सातवां वही लाल किला और चांदनी चौक जो शाहजहांबाद था, जिसको शाहजहां ने बसाया था। तो ये जो दीन पनाह ये कहां है, तो दीन पनाह के ऊपर ही शेर शाह ने पुराना किला बाद में बना लिया। तो उसी दीन पनाह के कब्र पर बना लिया। तो दीन पनाह वर्चुअली पुराना किला में ही समाहित हो गया। तो दीन पनाह जो हुमायूं ने राजधानी बनाई, 1.5 वर्ष उसने समय खर्च किए। तब तक इधर उसको सूचना मिली, उधर जो पश्चिमी अफगान था, गुजरात का और मालवा का शासक बहादुर शाह बहुत ताकतवर होता जा रहा था। और सबसे बढ़कर इब्राहिम लोदी का एक चाचा था, उसका नाम था तरतार खान। उसको बहादुर शाह ने अपने यहां शरण दे दी थी। जब तरतार खान को शरण दी तो फिर तब फिर हुमायूं को लगा कि नहीं, अब उसकी शक्ति को कुचलना आवश्यक है।
हुमायूं ने 1535 में 1535 में अपने दो भाइयों को लेकर वह दिल्ली से गुजरात और मालवा का अभियान किया। तो 1535 से 37 2 वर्ष तक ये ऑपरेशन चला। वो पहले मालवा पहुंचा और मालवा में उसने बहादुर शाह को पराजित किया। मालवा में बहादुर शाह पराजित हुआ और फिर बहादुर शाह गुजरात की तरफ भागा। हुमायूं ने उसका पीछा किया तो वो काठियावाड़ की तरफ भागा। हुमायूं ने उसको काठियावाड़ तक पीछा किया और अब हुमायूं ने गुजरात और मालवा दोनों पर कब्जा कर लिया। हुमायूं के साथ उसके दो भाई थे, हिंदाल और अस्करी। कामरान तो नहीं था, हिंदाल और अस्करी थे। तो उसने फिर, चूंकि वहां का गुजरात का क्लाइमेट उसे आबो हवा रास नहीं आई, तो हुमायूं वहां से गुजरात से निकलकर मालवा चला है और मालवा में वह वहीं पर आराम करने लगा, मालवा पर नियंत्रण करके। और उसने उधर गुजरात का प्रशासक अपने भाई हिंदाल को बना दिया। अब हिंदाल में उतनी कूटनीतिक योग्यता नहीं थी। हुमायूं स्वयं मालवा में बैठा हुआ था, हिंदाल गुजरात को देख रहा था। यह घटना 1537 की है, तो ये पूरा ऑपरेशन चला है 1535 से 37 के बीच। तो अब वो यहाँ पर बैठा हुआ है और इधर हिंदाल बाकी जो मुगल अमीरों हैं उसके साथ ठीक से मैनेज नहीं कर पाया, तो बाकी मुगल अमीरों से उसका मतभेद हो गया। तो मतभेद होने के बाद हिंदाल गुस्सा खाकर यहाँ से सीधा आगरा की तरफ कूच कर गया, आगरा की तरफ कूच किया। अब हुमायूं मालवा में बैठा हुआ है। हुमायूं को समझ में नहीं आया कि जब मैं आगरा में बैठा हुआ तो वो आगरा क्या करने जा रहा है। इसका मतलब है कि वो ताजपोशी के लिए तो नहीं जा रहा है, गद्दी पर कब्जा करने के लिए तो नहीं जा रहा है। अब हुमायूं अपनी सेना लेकर तुरंत हिंदाल का पीछा किया। रास्ते में दोनों भाइयों की मुलाकात हुई और गलतफहमी दूर हुई, लेकिन तब तक गुजरात और मालवा दोनों उसके हाथ से निकल गए थे, क्योंकि बहादुर शाह ने फिर गुजरात और मालवा दोनों पर दोबारा कब्जा कर लिया था। लेकिन हाँ, इस ऑपरेशन से बहादुर शाह की ताकत अवश्य टूट गई थी और संजोग ऐसा हुआ हुमायूं के पक्ष में कि एक वर्ष बाद 1538 में एक पुर्तगीज गवर्नर नीनो डी कुन्हा के साथ हाथापाई करते हुए अरब सागर में डूबकर बहादुर शाह मर गया। और बहादुर शाह जब अरब सागर में डूबकर मर गया तो स्वाभाविक रूप से उसका कांटा हुमायूं का समाप्त हो गया। लेकिन जब हुमायूं ये पूरा ऑपरेशन करके जब लौटा आगरा, तब तक इधर शेर खान शेर शाह बन चुका था। एक्चुअली शेर खान तो अपना कैरियर शुरू किया था, एक शासाराम एक जगह है, तो शासाराम के जागीरदार के रूप में। उसका जो दादा था उसका नाम था इब्राहिम शाह, और उसका जो पिता था उसका नाम था हसन। तो वो आया था हिंदुस्तान में बहलू लोदी के समय ही, उसका दादा। फिर हसन ने भी सेवा की थी उसके पिता ने लोदी शासक के अधीन, तो उसको शासाराम की जागीर मिली थी। बाद में उसके पिता ने शासाराम का जागीरदार शेरशाह को बना दिया था। लेकिन उसी में क्या हुआ था कि शेरशाह जब शासाराम के जागीरदार और प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था, तो एक चुनौती उसके सामने आई थी, क्योंकि हसन का एक दूसरा बेटा था और शेरशाह का सौतेला भाई था, उसने भी सासाराम के जागीर पर दावा कर दिया। अब दोनों भाइयों के बीच सासाराम के जागीर को लेकर तकरार होने लगी। तो जब दोनों भाइयों के लेकर, जब सासाराम के जागीर को लेकर जब तकरार शुरू हुई, तो फिर स्वाभाविक है कि अब शेरशाह अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, एक दिलचस्पी का विषय है कि 1526 से 27 के बीच शेरशाह एक वर्ष के लिए बाबर के कैंप में भी रहा था, बाबर की सहायता के लिए, मतलब क्योंकि वो बाबर से सहायता प्राप्त करना चाहता था। खैर एनीवे, लेकिन वो बड़ा प्रतिभाशाली था। उस समय बिहार में एक प्रांतपति हुआ करता था, वो एक नुहानी परिवार था, उसको नाम था दरिया खान नुहानी। तो दरिया खान नुहानी का उत्तराधिकारी हुआ था बहार खान नुहानी। तो दरिया खान नुहानी ने ही बिहार को एक स्वतंत्र राज्य बना लिया था, और बहार खान नुहानी जो अफगान था वो बिहार का स्वतंत्र शासक था। तो बहार खान नुहानी का डेथ हो गया था, तो उसकी बीबी थी, वह बिहार का राज्यकाल संभाल रही थी, और उसका एक बेटा था, उसका नाम था जमाल। तो जमाल अभी अल्पव्यस्त था, तो उसकी माता ही उसकी संरक्षिका थी और जमाल को शासक बनाना चाहती थी। तो इसके लिए जमाल को थोड़ा सा प्रशिक्षण देना जरूरी था। तो उस शेरशाह को जमाल के संरक्षक, अतालिक कहते व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में उसने शेर खां को नियुक्त कर दिया। तो शेर खां वही जमाल के अतालिक की हैसियत से और उसके संरक्षक की हैसियत से उसने बहुत ज्यादा शक्ति बिहार में प्राप्त कर ली। और शेर खां ने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि अंत में बहार खान नुहानी की विधवा को लगा कि बिहार हमारे हाथ से अब निकल गया और शेर खान इसका वास्तविक शक्ति अपने हाथों में ले ली है। तो डर गई और वो अपने बेटे जमाल के साथ बंगाल पलायन कर गई और बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद से उसने सहायता मांगी। गयासुद्दीन महमूद की भी निगाह बिहार पर थी, तो उसने बहार खान नुहानी की विधवा और उसके बेटे जमाल को सहायता देना स्वीकार कर लिया। तो अब बंगाल के शासक और बिहार के नुहानी परिवार दोनों ने मिलकर शेर खान को खदेड़ना चाहा और इसी मुद्दे पर सूरजगढ़ की लड़ाई हुई। सूरजगढ़ की लड़ाई में शेर खान ने बंगाल और बिहार दोनों की संयुक्त शक्ति को पराजित कर दिया। तो अब यह क्लियर हो गया कि शेर खान को हराना व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है। वही समय है कि हुमायूं लौट कर आया था गुजरात और मालवा के अभियान से, और हुमायूं चौंक गया कि अरे शेर खान तो बहुत ताकतवर हो गया है।
हुमायूं ने तुरंत निर्णय लिया, उसको लगा कि शायद हमने उसे चुनार का किला देकर बड़ी गलती कर दी थी। तो तुरंत हुमायूं ने सेना सजाई और तुरंत उसको आगरा से कूच किया और सीधा उसने चुनार का अभियान किया। अब चुनार का अभियान करके हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला। अब जो चुनार का घेरा डाला, जबकि हुमायूं के पास रूमी खान जैसा तोपची था, बावजूद उस किले को जीतने में हुमायूं को 6 महीने लग गए। 6 महीने के बाद जब उसका किला टूटा, लेकिन तभी तक किले पर कब्जा हुआ हुमायूं का, लेकिन तब तक शेर खान ने चालाकी की थी। वो दक्षिण की तरफ पीछे हटकर बिहार में रोहतास में एक किला बनाया था, रोहतास का किला, और रोहतास के किले पर वो अपने परिवार के लोगों को आसानी से सुरक्षित कर दिया था। और रोहतास के किले पर परिवार के लोगों को सुरक्षित करने के बाद वो चुनार के किले से पीछे हट गया और चुनार हुमायूं को जीतने दिया। हुमायूं चिनार के किले को जीतकर घेरा डालकर बैठ गया। अगर आप बिहार और बंगाल का लोकेशन देखोगे तो बिहार से बंगाल जाने का 2 रास्ते हैं। एक सीधे अगर आप गंगा पकड़ के जाओगे तो यहां से आप बनारस से पाटलिपुत्र आओगे, पाटलिपुत्र से आप अगर बढ़ते जाओगे तो भागलपुर आओगे, भागलपुर आने के लिए आपको गंगा के दक्षिण में आना पड़ेगा। पटना उत्तर में है और बहुत सारी चीजें तो देखते हो कि आपको उधर जाना होता है तो गांधी से तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, एयरपोर्ट से उतर के जाओ, जिधर भी बिहार जाना है तो पटना के, क्योंकि फिर पटना के उत्तर में गुंजाइश कम हो जाती है ना। तो आप उसके बाद तुमको वहां पर जाना पड़ेगा। वहां पर जब तुम जाओगे भागलपुर, तो भागलपुर से एक रास्ता बंगाल को जाता है सीधा, और एक रास्ता जाता है कि तुम अगर कभी टिस्को टाटा, तो झारखंड में पड़ गया, पहले बिहार का दक्षिणी भाग था, तो कभी टिस्को के जैसे टाटा जाओगे ना तो टाटा में ट्रेन जो जाती है बिहार, मतलब थोड़ा बंगाल में घुस के तब फिर बिहार में आती थी टाटा में। तो वो जो है टाटा का उस रूट से भी, जैसे ऐसे दक्षिणी बिहार से जाओगे तो ये भी रूट बंगाल जाता है और ये भी रूट बंगाल जाता है। तो यहाँ पर चुनार पर तो बैठा हुआ है हुमायूं, और तब तक शेर खान ने इधर रोहतास के किले पर कब्जा किया, परिवार के लोगों को सुरक्षित किया और सेना लेकर इस रूट से, मतलब दक्षिणी बिहार वाले रूट से मूव कर गया बंगाल में। बंगाल में जाके बंगाल के साथ गयासुद्दीन महमूद को पराजित कर दिया युद्ध में और बंगाल पर कब्जा करके बैठ गया। और गयासुद्दीन महमूद उधर घायल अवस्था में, हुमायूं के यहाँ कुछ पता नहीं, चुनार पर बैठा हुआ है। उधर से वो गयासुद्दीन महमूद घायल अवस्था में तुरंत दौरा हुमायूं के कैंप में, यहाँ के खबर दिया आप यहाँ बैठे हुए हैं। वहां तो शेर खान ने बंगाल को जीत लिया, शेर खान को बंगाल को जीत लिया। अब हुमायूं ने तुरंत चुनार के किले को छोड़कर, उस पर अपने कुछ महत्वपूर्ण सेनापतियों को छोड़कर तुरंत हुमायूं इसी रूट से बंगाल की तरफ बढ़ा, उसको शेर खान के विरुद्ध। शेर खान ने पहले हुमायूं के सामने एक फिर पासा फेंका कि अगर बंगाल पर आप हमारा नियंत्रण बने रहने देंगे तो हम बिहार आपको दे देंगे और 10 लाख रुपए वार्षिक आपको राजस्व देंगे और आपकी संप्रभुता स्वीकार कर लेंगे। हुमायूं ने कहा नहीं, इस बार कोई डील नहीं, हम सिर्फ बंगाल पर कब्जा करेंगे। तो शेर खान फिर हुमायूं से युद्ध में नहीं उतरा, और जिस समय हुमायूं बंगाल में इस रूट से घुसा, शेर खान फिर इसी रूट से निकलकर वापस आ गया और वापस आके चुनार के किले पर कब्जा कर लिया। तो चुनार के किले पर कब्जा कर लिया तो अब क्या हुआ कि हुमायूं फंस गया बंगाल में, क्योंकि संजोग ऐसा हुआ कि उसने सोचा था कि गयासुद्दीन महमूद को हम शासन दे देंगे, मैं फ्री हो जाऊंगा उसको जीत कर। लेकिन गयासुद्दीन महमूद इतना इंजर्ड हो चुका था पहले वॉर में कि वह सकम टू डेथ, उसी इंजरी से वो डेथ हो गया, उसका डेथ हो गया। तो अब हुमायूं के पास कोई दूसरा चारा नहीं था और हुमायूं ने सीधा बंगाल पर कब्जा कर लिया। अब क्योंकि क्या करता, अगर वो नहीं करता शेर खान कब्जा कर लेता, कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं था। अब हुमायूं बंगाल पर कब्जा करके 6 महीने बंगाल का प्रशासन देखता रहा, बंगाल के प्रशासन में उलझ गया। अब वो बंगाल के प्रशासन में उलझ गया तो अब आए थे हरिभजन को उठन लगे, कपास किस अभियान पर है, वहां बंगाल का प्रशासक बना बैठा हुआ है। और दिक्कत हुई कि बंगाल और आगरा के बीच चुनार पड़ता है। इधर चुनार में क्या किया शेर खान ने, चुनार के किले पर कब्जा किया ही, उसने आगरा और बंगाल के बीच हुमायूं की रसद लाइन ही काट दी। रसद लाइन काटने का मतलब है कि ना आगरा से कोई सेना आ सकती थी उसकी सहायता के लिए, न वहां कोई भी हेल्प आ सकता था आगरा से। अब हुमायूं फंस कर रह गया बंगाल में। फिर कहीं दूर दराज से हुमायूं को एक सूचना मिली कि उसका एक भाई हिंदाल ने आगरा में उसकी अनुपस्थिति में ताजपोशी करने का प्रयास किया था। थैंक्स टू कामरान की काबुल से आकर उसको विफल बना दिया, नहीं तो आगरा का सिंहासन भी चला जाता उसका। तब हुमायूं अब आगरा को लेकर चिंतित हो गया और उसने यही तय किया कि अब हमें आगरा में हर स्थिति में लौट जाना है। तो उसने बंगाल के प्रशासन को अपने कुछ चुने हुए अमीरों के हाथों में छोड़कर और अपनी सेना लेकर वह आगरा की तरफ लौटने के लिए आगे बढ़ा। बरसात का महीना था, उधर वैसे भी रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, सारी महत्वपूर्ण नदियां भरी हुई थी और शेर शाह ने उसमें भी चालाकी करनी शुरू कर दी। वो अपने कुछ सैनिकों के साथ हुमायूं के पीछे पीछे चल रहा था अपनी सेना लेकर, और उचित मौके पर सीधा गुरिल्ला पद्धति से हुमायूं पर हमला कर देता था। तो बताते हैं आज के हिस्टोरियन कि फिर भी हुमायूं को एक योग्य सेनापति का श्रेय मिलना चाहिए कि पूरी प्रतिकूल परिस्थिति थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, नदियां भरी हुई थी, रूट डिस्टर्ब था, फिर भी वो अपनी सेना को लेकर बंगाल से बिहार के कमनासा नदी तक पहुंच गया था। और तब उसके बाद चूंकि वहां के उस पूरे लोकेलिटी से वाकिफ था, तो फिर शेर शाह ने उसको खुले युद्ध में ललकारा और चौसा के मैदान में 1539 में दोनों के बीच खुला युद्ध हुआ। उस खुले युद्ध में पहली बार शेर शाह ने पराजित कर दिया हुमायूं को, और हुमायूं पराजित हुआ तो हुमायूं अब घिर गया था, तो अपनी जान बचाने के लिए उसने नदी में कूद गया। और तो पूरा वेल ड्रेस था, एक्चुअली होता है स्विमिंग का ड्रेस होता तो निकल जाता, तैराक तो बहुत बड़ा था, लेकिन अब सूझ है, ये है वो है, उसमें कोई ऐसा थोड़ा था कि वो तैराकी का वेश में कूदा था। तो वो
बीच में उसका फंसने लगा। अब उसका तो पूरा बॉडी पे इतना वजन था कि उसके लिए तैरना मुश्किल हो गया। तो एक भिस्ती था, भिस्ती होते हैं कि पहले वाटर कैरियर्स होते थे, वो पानी से चमड़े का, जैसे आज बाल्टी लेते हो ना तो चमड़े के इसमें पानी भरते थे, राजस्थान वगैरह में देखोगे भिस्ती, पता नहीं अभी भी अब होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, तुम्हें लोग कोई राजस्थान से होगे तो वो जो भिस्ती था, तो वही भिस्ती नाव से जा रहा था, तो उसने देखा हुमायूं को डूबते हुए, तैराक भी अच्छा था, हुमायूं को बचा लिया। हुमायूं बहुत खुश हुआ, कहा कि देखो अभी तो मैं खुद ही मुसीबत में हूँ, लेकिन अगर मैं फिर सफल हुआ तो मैं एक दिन के लिए तुम्हें राजा जरूर बनाऊंगा। ये कोई मिथक नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, क्योंकि उसने राजा बनाया था एक दिन के लिए, उस भिस्ती को किंग बनाया था। इसी आधार पर हम लोग ये प्रूव करते हैं कि मुगलों के लिए जो संप्रभुता थी वो व्यक्तिगत चीज थी, वो किसी भिस्ती को भी अपनी संप्रभुता दे सकते थे एक दिन के लिए, उसको हम लोग प्रमाण के रूप में लिखते हैं। और क्योंकि यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है, कौन मुगल बादशाह था जिसने चमड़े का सिक्का जारी किया, ये यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, कभी तुमको भी मिल सकता है। वो हुमायूं के विषय में कहा जाता है, क्योंकि जिस दिन वो भिस्ती को शासक बनाया था, वहां एक दिन के लिए उसने चमड़े के सिक्के जारी करवाए थे। अब यहां से वो आगरा पहुंचा बचकर, तो वहां पर हिंदाल भी था, अस्करी था, और कामरान भी 10,000 बैटल हार्डन फोर्सेस लेकर आया हुआ था। क्योंकि जो कामरान का फोर्स था वो हिसार फिरोजा का फोर्स था, और हिसार फिरोजा के जो सैनिक होते थे वो बहुत दक्ष और बड़े कुशल माने जाते थे। हरियाणा में अभी हिसार फिरोजा है, आज भी तुम देखोगे इंडियन आर्मी में एक अच्छी खासी संख्या हिसार फिरोजा की होती है, और हिसार फिरोजा में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसका एक व्यक्ति कम से कम सेना में नहीं हो, तो वहां के बड़े योग्य सैनिक माने जाते हैं। तो उसके पास 10,000 बैटल हार्डन फोर्सेस थे, वो हुमायूं को दे सकता था, लेकिन हुमायूं और उसके बीच बात नहीं बनी। हुमायूं ने जब उसे सेना मांगी तो कहा कि देखो हम सेना तो देंगे, लेकिन आपको सेना का कमान हमें देना पड़ेगा। अब हुमायूं को लगा कि अगर सेना का कमान देंगे तो शेरशाह की तरफ मुड़ेगा कि हमारी तरफ ही मुड़ जाएगा, तो हुमायूं को कामरान के पर भरोसा नहीं था, और कामरान को हुमायूं के सैनिक योग्यता पर भरोसा नहीं था। तो इन्हीं दोनों के बीच मतभेद होते हुए कामरान अपनी 10,000 बैटल हार्डन फोर्सेस लेके लौट गया वो काबुल, वो युद्ध में नहीं उतरा। बाकी हिंदाल और अस्करी हुमायूं के साथ उतरा और बड़ी बहादुरी से लड़े भी। 1540 में जो कन्नौज का युद्ध हुआ, उस कन्नौज के युद्ध में हुमायूं बुरी तरह पराजित हो गए। पराजित होने के बाद हुमायूं के पास कोई उपाय नहीं था, उत्तर पश्चिम की तरफ पलायन कर गया। जब उत्तर पश्चिम की तरफ पलायन किया तो पहले उसने यही सोचा कि हमको हिंदुस्तान में ही कोई हेल्प मिले ताकि हम शेरशाह से फिर दोबारा हम दिल्ली और आगरा छीन सके। और कन्नौज के युद्ध 1540 में अपने आप को शेरशाह ने बादशाह घोषित किया, बादशाह और बादशाह एक ही होता है, और वह दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया और शेरशाह अपने राज्य का विस्तार करने का प्रयास जारी रखा। इधर हुमायूं कुछ दिन जाकर रुका, तो पहले उत्तर पश्चिम राजस्थान में उस समय एक शासक हुआ करता था जोधपुर का, उसका नाम था मालदेव। तो मालदेव एक बड़ा ही शक्तिशाली और योग्य शासक था, और मालदेव से कहीं ना कहीं हुमायूं को सहायता मिलने की उम्मीद थी, और उसे एक शक्तिशाली शासक भी था। लेकिन मालदेव कहीं ना कहीं शेरशाह से डर गया, उसको लगा कहीं शेरशाह हमें दंडित न कर दे, तो मालदेव ने उसे सहायता करने से इनकार कर दिया। कुछ समय तक उस सिंध का में एक शासक था, राजपूत शासक का नाम था राणा बिरशाल, उसी के पैलेस में उसने शरण पाई थी। तो राणा बिरशाल के पैलेस में ही 1542 में अमरकोट नामक स्थल पर अकबर का जन्म भी हुआ था। फिर जब देखा कि इंडिया में कोई हेल्प नहीं है, तब यहाँ से वो पर्सिया चला गया, ईरान चला गया, और ईरान के शाह तहमास प्रथम ने उसे अपने दरबार में स्वागत किया। तो शाह तहमास प्रथम से उसने मदद मांगी, तो शाह तहमास प्रथम ने कहा कि देखिए मदद तो मैं दूंगा, लेकिन बदले में आपको हमें कंधार देना पड़ेगा। क्योंकि देखो अब है कि कंधार का मुद्दा वैसे पर्सिया के साथ या सफावी साम्राज्य के साथ मुगल साम्राज्य के बड़े अच्छे रिश्ते थे, उन दोनों के बीच केवल एक ही बोन ऑफ कंटेंशन या झगड़े की वस्तु थी, और वह थी कंधार। अब कंधार का हिंदुस्तान के लिए या हिंदुस्तान के किसी साम्राज्य के लिए ज्यादा व्यापक महत्व था, क्योंकि जो कंधार था उसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा था। काबुल, गजनी, कंधार सुरक्षा पंक्ति भारत की वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति थी। सफावी या ईरानी साम्राज्य के लिए वो एक आउटर पोस्ट था, उसका वैसा कोई सामरिक महत्व नहीं था। लेकिन इसको ईरानियों ने, जो कंधार में एक अच्छी खासी संख्या ईरानी मूल के लोगों की थी, तो ईरानियों ने इसे अपना भावनात्मक मुद्दा बनाया हुआ था कि कंधार हमारा क्षेत्र है, इसलिए वो हमेशा कंधार की ताक में रहते थे। अब हुमायूं को तो ऐसे ही पूरा हिंदुस्तान ही चला गया था, तो कंधार का हुमायूं ने इस वादा को स्वीकार कर लिया। अब हुमायूं ने सबसे पहला अभियान उसी शाह तहमास की सहायता से कंधार के विरुद्ध किया। अब कंधार के विरुद्ध अभियान 1545 में कंधार को दोबारा जीता हुमायूं ने, और कंधार जीतने का मतलब कामरान से उसका युद्ध हुआ, कामरान से छीनना था। अब कामरान कितना वफादार भाई निकला उसका तुम यही प्रमाण देखो कि जब हुमायूं अपने परिवार के साथ मुसीबत में भाग रहा था, तो कामरान ने उसके टेंट पर हमला किया मरवाने के लिए। हुमायूं अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम के साथ भाग निकला, और अकबर उसके हाथ लग गया। अकबर का एक 1.5 वर्ष का बच्चा था, 1542 में तो पैदा ही हुआ था। कामरान उसको ले जाके अपने पैलेस में रख लिया, एक तरह से किडनैप करके अकबर को, एक 1.5 वर्ष के बच्चे को। तो अब देखो अकबर का जो पूरी पॉलिटिक्स में तुमने देखा कि महम अनगा को अकबर बहुत रेस्पेक्ट करता था, और अकबर को अपनी माता हमीदा बानो बेगम से वो ट्यूनिंग कभी नहीं बैठा जो महम अनगा से बैठा। कारण क्या था कि हमीदा बानो बेगम तो अपने पति के साथ भाग ली वहां से, और महम अनगा उसकी धाई बन के उसके साथ एक तरह से बंदी बन के चली गई कामरान के यहाँ,
और कामरान के यहाँ भी पूरा लालन पालन वो करती रही, उसने अपनी जान की परवाह न करके अपने बच्चे की तरह उसके पाला, और उसकी माता अपने पति के साथ रही। तो ये बात अकबर कभी नहीं भूला मोहम्मद अनगा का, कि उस समय यही ने हमारी माता की भूमिका निभाई थी। इसलिए कभी भी हमीदा बानू बेगम से अकबर का ट्यूनिंग कभी बहुत अच्छा नहीं बैठा। उसके बाद अकबर को हमेशा दिमाग में होता रहा कि ही हैज नॉट टेकन मच केयर। अब देखो छोटी छोटी इमोशनल चीजें जो होती है कभी कभी राज घराने में भी पूरे संबंधों को बदल डालती है। अब दारा सिकों से जो तुम देखोगे कि जो शाहजहां का इतना ट्यूनिंग था, औरंगजेब को शाहजहां से कभी नहीं बना दारा सिकों की तरफ झुकाव। ये झुकाव बाद के समय में नहीं हुआ है। तुम आगे देखोगे जब जहांगीर के टाइम में जब शाहजहां ने विद्रोह किया था तो जहांगीर और उसके बीच जो पैचअप हुआ था, तो जहांगीर ने अपने दोनों पुत्रों मतलब शाहजहां के दो बेटे को उसने हॉस्टेज के तौर पर दरबार में रखा। अभी भी देखो दादा अपने पोता को हॉस्टेज बना रहा है। ये भी मतलब देखो ये सब बादशाहत की खासियत। शाहजहां के दो बेटे दारा सिकों और 4 बेटे थे, तो 2 बेटे को कहा कि शाहजहां और जहांगीर ने कहा कि तुम की नेक नियत, तुम भविष्य में विद्रोह नहीं करोगे, इसका यही इसका सुरक्षा हो सकती है, यही सिक्योरिटी हो सकती है कि तुमने 2 बेटे को दरबार में रखो। मतलब वही तो उसका पोता था, क्या करता है? अगर विद्रोह करते दोनों को मरवा डालता है। तो इन दोनों को तो इन दोनों एक तरह से कहने के लिए तो राजकुमार था, उसको सारी सुविधाएं थी, व्यवहार में वो बंदी थे दोनों। तो जब जहांगीर की मृत्यु हुई और सत्ता जब शाहजहां ने प्राप्त किया रास्ते से हटा के अपने भाइयों को, तो सबसे पहले जब पैलेस में घुसा तो उसके दोनों जो बेटे थे एक तरह से बंदी से मुक्त हुए, जहांगीर और सॉरी ये दारा सिकों और औरंगजेब। तो एक हिस्टोरियन लिखते हैं, मैंने डिप्यूटेड हिस्टोरियन, इट इज मैटर ऑफ हिस्ट्री, कि दोनों दौरे हुए हाथ खोले हुए, क्योंकि वहां अपने शाहजहां वो तो बादशाह से नहीं मिल रहे थे, वो अपने पिता से मिल रहे थे। अरे बादशाह तो अपनी जगह और पिता पुत्र का संबंध भी तो इतने दिनों के बाद पिता से मिल रहे थे, बहुत दिन से बिछड़े हुए थे। ये दोनों हाथ खोल के दौरे गले मिलने के लिए। तो औरंगजेब आगे था, दारा सिकों पीछे था। शाहजहां औरंगजेब की तरफ ध्यान नहीं दिया, जाके दारा सिकों से लिपट लिया। औरंगजेब इस बात को कभी नहीं भूला। देखिए छोटी छोटी सी घटना बादशाह में, अकबर इस बात को नहीं भूला। अब देखो हुमायूं को लोग कहते हैं अफीमची था, अयोग्य करार देते हैं, लेकिन 1545 में जब उसने किले पर घेरेबंदी किया, जब तोप को सजाया और जब तोपची ने तोप के गोले बरसाए, तो कामरान ने अपने किले को बचाने के लिए, उसमें अकबर का एज 3 वर्ष का था, ले जाके किले के टेरेस पर अकबर को बैठा दिया कि आप तोप चलाओ। समझ रहे हो कि तोपची रुक गए, पूछा हुमायूं से कि अब क्या करूं? हुमायूं ने देखा, कहा अल्लाह का नाम लेके गोले दागो, जो होगा देखा जाए। एक बेटा है, 3 वर्ष का बच्चा है, बिछड़ा हुआ है, कैद में है, जो किंगशिप नोज नो किंगशिप। गोले बरसाए और अकबर भी, तुम समझ रहे हो कि दुनिया का महान शासक बनना था। गांधी अगर जालियानवाला बाग में चले गए होते तो क्या होता, समझ रहे हो कि नहीं? अगर एक गोला अकबर के ऊपर लग गया होता तो क्या होता? किले फतह हो गए, लेकिन अकबर का बाल बाका नहीं हुआ, किले के टेरेस पर बैठा रहा, किले फतह हो गए, तोप के गोले चलते रहे, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। तोपची ने इतना ध्यान तो जरूर रखा कि उस कॉर्नर को बचाएं। ऐसा नहीं कि उस कॉर्नर को, तोपची का तो अपना पूरा प्रयास था उधर बचाएं, लेकिन कितने तोप का तो गोला छिटकते हैं ना, वो तो मान लो यहाँ पर दागोगे तो उसके उड़ के वहां जाएंगे। एक तो पटाखे में देखते तो ये हाल होता है, कई बार पटाखे जलाते हो वहां यहाँ पर आके इंपैक्ट कर देता है, और तो तोप के गोले थे, लेकिन उसके बाद भी अकबर को कुछ नहीं हुआ। 1545 में जब किले फतह हो गए तो ईमानदारी के साथ हुमायूं ने किले पहले सुपुर्द कर दिए, कंधार का किला उसने सुपुर्द कर दिया शाह तमाश प्रथम को। उसके बाद हुमायूं को ये देख के निराशा हुई कि कंधार का किला जीतने के बाद शाह तमाश प्रथम रुचि ही नहीं दिखा रहा था काबुल की तरफ। अब हुमायूं को लगा कि यार हम तो फंस गए, कंधार भी उसको दे दिया, कुछ हो भी नहीं रहा है। तब उसने फिर दोबारा, हुमायूं ने इस आधार पर कंधार पर कब्जा कर लिया कि काबुल को जीतने के लिए हमारे लिए कंधार का आधार आवश्यक है। इस आधार पर उसने कंधार पर कब्जा किया और 1553 में उसने तब ऑपरेशन शुरू किया कामरान के अगेंस्ट में काबुल पर। कंधार तो पहले ही ले चुका था। तो 1553 में कामरान काबुल पर पराजित हुआ और काबुल के किले पर हुमायूं ने कब्जा किया। अब हुमायूं ने काबुल पर कब्जा किया और इधर 1553 की घटना है, कामरान उसमें इंजर्ड हुआ, लेकिन बंदी बना लिया गया। अब कामरान ने तो जितने अपराध किए थे, तो हुमायूं ने उसके साथ बड़ा नरम व्यवहार किया, उसको अंधा बनाकर। उस समय के लिए नरम व्यवहार यही था, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता था, फांसी खींच दी जाती थी, लेकिन गला काट दिया जाता था। लेकिन उसने नरम व्यवहार उस समय, जो कि आंख अंधा कर देने से ये होता था, सेफ्टी होती थी कि अब किंग नहीं बन सकता, इसलिए उसको ऐसे कर देते, अंधा बनाकर उसको यहां से मक्का भेज दिया। मुगल बादशाह खुद मक्का नहीं जाते थे, कि राजनीतिक जो दंडित करते थे उनको मक्का भेजते थे, इसे अनुमान कर लो। तो उसको मक्का भेज दिया। इस तरह से 1553 में जब काबुल पर कब्जा हुआ, तब हुमायूं ने दिल्ली की तरफ देखा। अब दिल्ली में क्या है कि अभी तो शेर खां के बारे में कुछ मैंने बताया, शेर शाह का शासन 5 वर्ष तक होगा। वो चुनार के, वो तो आप देखते हो कि अंत में वही कालिंजर के किले पर तोप का गोला गिरेगा, उसका बेटा जो होगा, अभी तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। अभी जो हुमायूं का कमबैक दिखा दूं केवल कहानी के तौर पर।
तो उस समय जब शेर शाह का जब डेथ हुआ, तो शेर शाह के डेथ के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह था। तो 1545 से 1553 तक उसने शासन किया। तो इस्लाम शाह ने तो किसी तरह अफगान साम्राज्य की एकता बनाए रखी, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि अफगान साम्राज्य की तो एक प्रॉब्लम था, शुरू से ही तुमने देखा, वह प्रॉब्लम था सबसे बड़ी चलकर केंद्रीयकरण की समस्या है ना, समानता का भाव इतना प्रबल था, अमीरों की उदंड था। तो प्रैक्टिकली क्या हुआ, उसके बाद अफगान साम्राज्य 3 भाग में बट गया। इधर जो पंजाब है उस पर सिकंदर शाह सूर ने कब्जा कर लिया, और दिल्ली और आगरा है उस पर पहले आदिल शाह सूर का कब्जा था, बाद में इस पर इसको आदिल शाह सूर को खदेड़ दिया और इब्राहिम शाह सूर का कब्जा हो गया। तो फिर यहां से जो तुम देखते हो, तो यहां से फिर ये जो तुम चुनार देख रहे हो, यहीं पर जगह है जौनपुर। तो आदिल शाह सूर जौनपुर की तरफ पूरब चला गया और जाके जौनपुर के राज्य पर कब्जा कर लिया। तो प्रैक्टिकली अफगान साम्राज्य 3 भाग में बट गए। सिकंदर शाह सूर पंजाब में, इब्राहिम शाह सूर दिल्ली और आगरा में, और आदिल शाह सूर जौनपुर में। इसी आदिल शाह सूर का प्रधानमंत्री था हेमू, जिसका नाम आपने सुना हो। तो अब हुमायूं ने यह कमबैक किया, तो 1555 में पहले मच्छीवाड़ा की लड़ाई में उसने सिकंदर शाह सूर को पराजित किया, और फिर 1555 में ही हुमायूं ने सिकंदर शाह सूर को पराजित करके पंजाब पर कब्जा कर लिया। हुमायूं का पंजाब पर कब्जा हो गया। तब हुमायूं नवंबर 1555 में आगे बढ़ा और इब्राहिम शाह सूर को पराजित किया, और दिल्ली और आगरा पर उसका कब्जा हो गया। तो दिल्ली और आगरा पर हुमायूं का कब्जा हो गया, पंजाब पर कब्जा हो गया। ये घटना नवंबर 1555 की है। और उसके बाद जनवरी 1556 में अपने लाइब्रेरी की सीढ़ी से उतरते हुए ठोकर खाकर गिरने से तो उसका डेथ ही हो गया। आप लोगों ने उसमें सुना होगा, सुना है कि नहीं? ये भी नहीं सुना है? कहाँ रहते हैं हम लोग, तो चौथे 5वें क्लास से जानते हैं, तब तो सोचा भी नहीं था कि हिस्ट्री रखूंगा। जब चौथा 5वां क्लास से जानते हैं कि लेनपुर कहता है कि एक ऐसा अभागा शासक जो जीवन भर ठोकर खाता रहा, अंत में ठोकर खाने से ही उसका डेथ हुआ। कौन नहीं जानता है? रोटी कपड़ा और मकान के अलावा कुछ। अरे क्लास 10 तक साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, क्लास 10 तक तो ह्यूमैनिटीज पढ़ी, नहीं तो शिक्षा प्रणाली का दोष है। तो पंजाब, दिल्ली, आगरा पर कब्जा हुआ, लेकिन जौनपुर तो अभी बचा हुआ है। अब हमें, जब हम क्लास 7th में थे तो हमें याद है कि हमको ये गुत्थी सुलझ ही नहीं रही थी कि जब उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, ठोकर खाने से मृत्यु हो गई, तो हेमू कहां से टपका। ये बच्चों ने समझ ही नहीं आ रही। टीचर से पूछे, वो भी नहीं बता पाए। हमको लगा वो भी उलझे हुए थे उसमें। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अब ये समझने की तुम्हारी उम्र नहीं हुई, उम्र होगी तो समझ जाओगे। हमको लगा अच्छा समझने के लिए उम्र चाहिए, तो उम्र का इंतजार करता रहा। और बाद में मैंने समझा, जब क्लास 12th में मैं गया तब मैंने खुद से समझा, तब हमको लगा शायद अब मेरी उम्र हो चुकी है समझने। तो हेमू टपका था इधर से। अब दिल्ली और आगरा पर कब्जा हो गया, और हुमायूं ने तो बैरम खान के अंतर्गत अकबर को सुपुर्द किया था। जिस समय हुमायूं का डेथ हुआ उस समय अकबर पंजाब का गवर्नर था। अकबर का पहला पॉलिटिकल असाइनमेंट मिला था 9 वर्ष की उम्र में, गजनी का गवर्नर बनाया गया था 9 वर्ष की उम्र। उस समय दूध के दांत नहीं टूटते उस समय। 13 वर्ष की उम्र तो हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। और जिस समय हुमायूं का डेथ की सूचना मिली, तुरंत बैरम खान ने पंजाब में एक ईंटे का सिंहासन बनाया, क्योंकि उसमें इमरजेंसी में, क्योंकि उसमें जो किंग का हो ना, किंग का पद खाली नहीं छोड़ा जाता, नहीं तो कोई अपने आप को बादशाह घोषित कर देगा। तो तुरंत ईंटे का उसने सिंहासन बना के तुरंत, इसलिए कभी पीटी में यूपी में हो सकता है, क्योंकि यूपी आपको हमेशा ये कौन ऐसा मुगल शासक जिसका ईंटे के सिंहासन पर सिंहासनारोहण हुआ था, हो सकता है पूछे तो अकबर, ध्यान रखना। पंजाब के कालानौर में उसका सिंहासनारोहण किया, तुरंत दिल्ली में वो स्थापित हुआ। दिल्ली में भी अकबर स्थापित हुआ था, दिल्ली आगरा में। तब तक उधर हेमू के बारे में कहा जाता था कि उसने 22 लड़ाइयां अपने जीवन में लड़ी थी और कोई लड़ाई नहीं हारा था, इसलिए उसका नाम था हेमू विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि उसके स्वामी ने दी थी। आदिल शाह सूर के बारे में कहा जाता है, पीटी में कई कई पूछ देता है कि उसका आदिल शाह सूर कौन ऐसा शासक था जो अपने जीवन में बहुत बड़ा डांसर था, तो आदिल शाह सूर बहुत बड़ा नर्तक था। तो पॉलिटिक्स से उसको कोई खास मतलब नहीं था। अब हेमू ने क्या किया कि उसको डिपोज कर दिया, हेमू ने उसको मार डाला और हेमू ने गद्दी पर कब्जा कर लिया। और हेमू पानीपत के सेकेंड बैटल से पहले वो ऑलरेडी बादशाह घोषित कर चुका था अपने आप को। अब वो प्रधानमंत्री नहीं था, बादशाह था। और जब दिल्ली आगरा पर कब्जा करेगा तो दिल्ली आगरा का बादशाह होगा। तो मैंने देख रहा था कि कौन बनेगा करोड़पति में, जब अमिताभ बच्चन का चलता था। अभी भी चलता है क्या? अभी भी चलता है? ओहो। तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि कौन अंतिम हिंदू शासक था दिल्ली का, तो हमको लगा था पृथ्वीराज चौहान कहेगा, और उसमें कंप्यूटर में सेट किए हुए था हेमू। अब हेमू को पृथ्वीराज, नॉर्मली यही माना जाता है, वाइडली एक्सेप्टेड व्यू, कि पृथ्वीराज चौहान को ही अंतिम हिंदू शासक के रूप में स्वीकार किया जाता है दिल्ली का। अब देखो वहां से हेमू आगे बढ़ा और दिल्ली, उधर बैरम खान अकबर के साथ आगरा में स्थापित था।
दिल्ली का प्रशासन तर्दी बेग के अधीन था। हेमू वहां से आगे बढ़ा सेना लेकर और सीधा दिल्ली पर चढ़ाई करके तर्दी बेग को पराजित करके हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जब दिल्ली पर कब्जा कर लिया और तर्दी बेग जब खो दिया दिल्ली को, तो सीधे वो भागा और सीधे आगरा की तरफ भागा और जाके उसने बैरम खान को खबर दी कि हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब बैरम खान इतना ज्यादा इस बात से उसको सदमा पहुंचा कि बैरम खान ने तुरंत तर्दी बेग की इमीडिएट उसमें हत्या ही कर डाली। लेकिन तर्दी बेग की तो हत्या कर दी, लेकिन तब तक हेमू आगरा की तरफ बढ़ गया। बैरम खान ने लाख कोशिश की, लेकिन हेमू ने उनको आगरा में पराजित करके इन सबको, अकबर और बैरम खान सबको आगरा से खदेड़ के आगरा पर कब्जा कर लिया। अब मुगल एक बार फिर सड़क पर आ गए थे, क्योंकि दिल्ली और आगरा दोनों, अब वो पंजाब की तरफ पलायन करके, अब हेमू पंजाब की तरफ बढ़ता, अगला बैटल तो वही होता। तो उसमें जो हिंदू इतिहासकार हैं इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, जो उनको तो नया मसाला मिल जाता है जो हिंदुत्व वाले हैं उनको। जैसे देखो जेएल मेहता एक मिडिवल हिस्टोरियन हुआ करते हैं, अच्छा उनका बनाना, अच्छा नैरेटिव है, बुक भी अच्छी, हम लोग के टाइम में अच्छी बुक मानी जाती थी, अब तो मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता उसको। तो वो कहते हैं कि भाई बैरम खान, मतलब बहुत हिंदू इतिहासकार लिखते हैं कि पानीपत के सेकंड बैटल में तो अकबर था भी नहीं, क्योंकि बैरम खान ने उसको 5000 घुड़सवार सेना के साथ भेज दिया था काबुल, कहा था आप काबुल में खड़े रहिए, और जिस समय आपको पता चलेगा कि हम पानीपत का सेकंड बैटल हारे, आप यहाँ से ईरान की तरफ पलायन कर जाइए। लेकिन यह गलत है, अकबर भी उस बैटल फील्ड में था। यही जो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन से इसी बात को एक्सेप्ट करते हैं। अब एक युद्ध अनिवार्य हो गया, तो अब मुगल पंजाब से आ रहे हैं सेकंड बैटल में, यहां पर तो अफगान तो ऑलरेडी दिल्ली आगरा में बैठे हुए हैं, तो उधर से बैरम खान सेना लेके पंजाब से आगे बढ़ा, और पानीपत में सबसे सुगम हो गया। पंजाब से तुम देखोगे सीधा रास्ता हरियाणा है और हरियाणा से पानीपत में आता है, और यहाँ खुला मैदान, जैसे उधर से रास्ते आओगे ना रूट ऐसे होता चला जाता है, ऐसा मैदान बढ़ता चला जाएगा। तो जो पंजाब से ऐसे हरियाणा में आओगे तो वहां पर संकीर्ण है नदी, उसके बाद धीरे धीरे चौड़ी, और दिल्ली के पास खुला मैदान मिल जाता है। तो एक तरह से पोजीशन लेने में जो आक्रमणकारी है उसको पानीपत में ज्यादा फायदा होता है, और दिल्ली वाले को तो अपने आप को बचाना है, तो जहां आक्रमणकारी होंगे वहां पर वो जाएंगे। चॉइस तो डिफेंडर को नहीं है, चॉइस तो ऑफेंडर को ही है। तो उसी तरीके से वो उधर से बढ़ा, लेकिन एक इतना बड़ा, इतना कुशल वो सेनापति था, लेकिन उसने एक टेक्निकल मिस्टेक कर दी। उसका टेक्निकल मिस्टेक ये हुआ पानीपत में बैटल में कि जैसे वो अपने मुख्य आर्मी को पीछे छोड़ दिया और अपने आर्टिलरी डिपार्टमेंट को, जो तोपखाना विभाग है, उसको आगे बढ़ा दिया। जबकि कभी भी आर्टिलरी को आर्मी से के साथ रखा जाता है, क्योंकि आर्टिलरी आर्मी के साथ ही मिलकर काम कर सकते हैं। अगर आर्टिलरी को तुम पीछे छोड़ दोगे या आगे बढ़ा दोगे तो फिर आर्टिलरी में तो केवल तोपची होते हैं, उसमें तो कोई भी छोटी सी सेना आएगी तोपखाने पर कब्जा कर लेगी। वही हुआ उसका। वो कोई बारात पार्टी तो थी नहीं कि आप लाइट वाले टेंट वाले को आगे भेज रहे हैं। तो वहां पर गया, वही हुआ, बैरम खान ने पहले इसके तोपखाने पर कब्जा कर लिया। तो एक तरह से प्रैक्टिकली हेमू बिना तोपखाने के लड़ा पानीपत के सेकंड बैटल में। और फिर उसके बावजूद भी वो लीड कर रहा था, तो हाथी पर बैठा हुआ था, आंख में एक तीर लग गई जिस कारण से वो घायल होकर गिरा। फिर तो आप जानते ही होंगे, बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी। अकबर के हाथ में उसने तलवार दिया था कि जिहाद करिए, लेकिन अकबर ही पीछे हट गया। अकबर कहा नहीं, किसी घायल आदमी को हम मारना जिहाद नहीं मानते हैं। तो शुरू से उसका बाई नेचर भी उदार था वो। खैर हेमू मारा गया, उसके बाद फिर मुगलों का कब्जा दिल्ली आगरा पर हो गया। तो खैर पॉलिटिकल इवेंट्स थोड़ा मैंने बता दिया कि आगे की चीजें हैं। अब तुम लोग शेर शाह से, अब हम लोग एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शेर शाह से देखते चलेंगे। शेर शाह से आपका क्वेश्चन ज्यादा बनता है, शेर शाह अकबर, यही आगे बढ़ते हुए जाएंगे। कल आप लोगों का टेस्ट का टाइम 8:30 बजे है, 8:30 बजे। और परसों आपका यही क्वेश्चन पूछा जाएगा।